हेलो स्टूडेंट्स, गुरुमंत्रा जीएस टेस्ट डिस्कशन में सबका स्वागत है। इससे पहले हम लोग पॉलिटी के 25 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, जिसमें आपको बताए भी थे कि हम लोग इसमें और 25 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो अब हम लोग 26 से 50 का तक का जो डिस्कशन है करेंगे। और अब देखते हैं हम लोग आगे 26 से क्या है। 26 का क्वेश्चन है, भारत के किसी नागरिक को संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या हो सकती है। देखिए, इसमें 3 आयु दे दिया गया है, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। अब विकल्प है केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 2 और 3। जैसा कि जानते हैं संसद का 3 अंग होता है, ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तीनों अंग का हम लोग देखते हैं। 3 सदन में राष्ट्रपति का अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति का क्या है, प्रेसिडेंट का 35 वर्ष 35, राज्यसभा का 84 का बी के अनुसार 30 और लोकसभा का 25, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि 25 ईयर का है तो वो संसद का सदस्य बन सकता है। यदि वो 25 ईयर का भी है तो संसद का सदस्य वो बन सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, केवल 2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के किसी नागरिक की आयु यदि 30 वर्ष है, ठीक है, अगर भारत के किसी नागरिक की आयु यदि 30 वर्ष है तो वह किस माध्यम से भारत का संसद का सदस्य बन सकता है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा का सदस्य या महान्यायवादी नियुक्त हो तो, ठीक है। इसमें देखते हैं विकल्प, केवल 1, 1, 2, 4, 3, 4, 1, 2, 3। देखिए, जो महान्यायवादी होता है उसको संसद में बैठने का अधिकार होता है, लेकिन वह संसद का सदस्य नहीं होता। ये सबको पता, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का। हाँ, उसको भाग लेने का, बात रखने का अधिकार है। तो ये तो 4 तो आउट ही हो गया, कूट में भी कोई बात ही नहीं रहा। अब हम लोग को देखना है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति द्वारा कितना है, 30 वर्ष। अभी हम लोग समझे राष्ट्रपति क्या है, 35 वर्ष, तो कोई बात ही नहीं रहा। अब 30 वर्ष है तो 30 वर्ष में क्या है, राज्यसभा है। इसके अलावा लोकसभा कितना है, 25, यानी कि जो 30 वर्ष का आयु है वो 25 प्लस है, वो लोकसभा राज्यसभा दोनों के माध्यम से। तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा का भी जो सदस्य होगा तो उसको भी 30 वर्ष की आयु चाहिए, तो वो भी बन सकता है। तो इसका सही विकल्प होगा 1, 2, 3, यानी कि जो लोकसभा के माध्यम से बन सकता है, क्योंकि लोकसभा को तो 25 ही चाहिए, राज्यसभा के भी माध्यम से बन सकता है, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर के भी, नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट, वो बन सकता है। और महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है डी नंबर। अब अगला देखते हैं हम लोग। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, ठीक है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव। इसका सही जवाब होगा मंत्रिमंडल सचिव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया था, 42वां, 44वां, 73वां, 74वां। इसका सही जवाब क्या है, 42वां, 1976 में। इस संशोधन को लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है, ठीक है। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड कैबिनेट सचिवालय भारतीय प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष, भारत सरकार के नियमों के तहत सभी सिविल सेवाओं का प्रमुख है। कैबिनेट सचिव भारत के वरीयता क्रम में इनका पद 12वीं क्रमांक पर होता है, जैसे राष्ट्रपति का पहला होता है। कैबिनेट सचिव मंत्रियों के परिषद को प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। अब इसमें से सवाल है कि इनमें से कौन सा गलत है, तो इसमें से गलत है सी नंबर, क्योंकि 12वीं नहीं 11वीं क्रमांक पर होता है, 11th, ठीक है। अब हम लोग आगे का देखते हैं। आगे है, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किए गए थे। जवाहरलाल नेहरू 1930 ईस्वी,
महात्मा गांधी 1921 ईस्वी, मोतीलाल नेहरू 1928 ईस्वी, इंदिरा गांधी 1946 ईस्वी। इसमें सही जवाब है सी नंबर, महात्मा गांधी मोतीलाल नेहरू 1928 में। महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान के सर्वप्रथम मांग कब किए थे? 1919 ईस्वी, 1916, 1921, 1922। इसका सही जवाब है 1921, असहयोग आंदोलन के दौरान। अब आगे का देखते हैं, किन्होंने सर्वप्रथम यह स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा होगा? यानी पहले ब्रिटिश सरकार का होता था कि भारतीय लोग अपना संविधान बना ही नहीं सकते, उसमें कैपेसिटी। तो किसने यह स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा होगा? क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, साइमन कमीशन, माउंट बेटन। तो इसका सही जवाब है ए नंबर, क्रिप्स मिशन। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? फिर वही 4 कथन है, असत्य बताना है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। संविधान सभा के सदस्य के लिए प्रति 8 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाने की व्यवस्था की गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जहां अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। तो इसमें से देखिए कौन सा गलत है? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ, बिल्कुल सही। संविधान सभा के सदस्य के लिए प्रति 8 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुनने की व्यवस्था की गई, ये गलत है। 8 नहीं 10 लाख था। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 1946 को हुई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव दूसरी बार कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू द्वारा, 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। इनमें से कोई नहीं। देखिए संविधान सभा बना कब, मतलब पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर। कौन था इसका अस्थायी अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कब बना? राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर। 13 दिसंबर को क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव लाया कौन? पंडित नेहरू। और उसके बाद वो एकमात्र उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रश्न में है दूसरी बार तो लाया ही नहीं गया। अब आगे का देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? संविधान सभा का गठन और प्रत्येक चुनाव के द्वारा 1946 ईस्वी में जो चुनाव हुए थे उन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा हुआ। संविधान सभा में 3 प्रकार की सीट थी, साधारण, मुस्लिम, सिख। 3 क्षेत्र के सदस्य थे, ब्रिटिश, भारत, देसी रियासत और चीफ कमिश्नरी। संविधान सभा के कुल संख्या 396 निर्धारित की गई थी। ठीक है, ये गलत है, चौथा वाला पॉइंट। वास्तव में कितना किया गया था? 389। ठीक है, तो ये तीनों कथन सही है, ABC। डी गलत है, क्योंकि 389 सीट चयन हुआ था, ना कि 396। अब आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। आगे क्या है? संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 10, 22, 15, 8। महिलाओं की बात है, कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? इसका सही जवाब है 15। और जब संविधान बनने के बाद कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था? 8। अब आगे का देखते हैं। सॉरी, इसमें एक और सवाल था। आजादी के समय पहली अनुसूची में भारत के राज्य क्षेत्र को कितने वर्गों में रखा गया? 4, 3, 2, 5। इसका सही जवाब है 4। पहले में था जो ब्रिटिश भारत थे, सेकंड में था जो बड़े देसी रियासत थे, थर्ड में छोटे वाले, चौथा में अंडमान निकोबार और चीफ कमिश्नरी। अब आगे देखते हैं, एसके धर कमेटी का गठन हुआ कब हुआ? ठीक है, तो इसका क्या है? जून 1947, दिसंबर 1946, नवंबर 1949, जनवरी 1950। इसका सही जवाब है 1947। इस कमेटी का क्यों बनाया था? कि राज्यों का जो निर्माण हो किस आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो या नहीं हो। और इस कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण को मना किया था। उसके बाद JVP कमेटी भी बनी, वो भी मना कर दिया, जिसकी वजह से श्री रामालू जो है वो अनशन में आ गए, तेलुगु नेता। उसी दौरान उसकी मृत्यु हुई। और 1953 में क्या हुआ? भाषा के आधार पर त्वरित अंदाज में, यानी फास्ट में एक्सेलरेट करते हुए क्या किए? भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया। और उसके बाद फजल अली आयोग बना। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं,
इनमें से कौन सा कथन एसके धर कमेटी के लिए असत्य है? जो एसके धर कमेटी के बारे में अभी बताए उसी के बारे में सवाल है कि कौन सा कथन असत्य है। इसे जून 1947 ईस्वी में नियुक्त किया गया। इसने राज्य के पुनर्गठन के लिए प्रशासनिक कुशलता को आधार माना। इसने भाषा के आधार पर भी राज्य को पुनर्गठन करने की सलाह दी। इस कमेटी के बाद दिसंबर 1948 ईस्वी में पुनः राज्यों के पुनर्गठन के लिए जेबीपी, जे से है जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, पी से है पट्टाभी सीतारमैया कमेटी गठित हुई, जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया। अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं एसके धर कमेटी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन के लिए जो है तैयार नहीं थे, वो इनकार कर दिए थे, यानी कि सी नंबर इसका गलत है। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। किस रिपोर्ट के आने के बाद श्री रामालू के नेतृत्व में तेलुगु भाषियों ने अलग राज्य की मांग के लिए अनशन किए, जहां आमरण अनशन के दौरान श्री रामालू की मृत्यु हो गई? एसके धर कमेटी 1947, जीबीपी कमेटी 1948, फजल अली आयोग 1953, फजल अली आयोग 1956। ये अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे। जेबीपी कमेटी 1948 के रिपोर्ट के बाद उसका उम्मीद ही टूट गया तब। स्वतंत्रता के पश्चात पहली भाषाई राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, असम। अभी बताए हैं आंध्र प्रदेश। कब? 1953। चलिए अब अगला सवाल। फजल अली आयोग जिनके सदस्य फजल अली आयोग, इनके सदस्य कौन थे? फजल अली, के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कंजरू। इस आयोग की रिपोर्ट कब आई? 1953, 1957, 1956, 1961। इसका कब आया? 1956। बना कब था? 1953 में, और रिपोर्ट आया 1956 में। ठीक है, फिर है फजल अली आयोग में राज्य पुनर्गठन के लिए इनमें से कौन सा आधार नहीं बनाया गया था? यानी ऐसा कौन सा आधार था जो कि फजल अली आयोग में नहीं था? पहला है राष्ट्र एकता, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जन कल्याण, वर्णों की एकरूपता। तो इसमें ये तीनों था, चौथा नहीं था। इसके जगह क्या था? भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता। ठीक है, देखिए फजल अली ये नहीं कहा कि नहीं भाषा के आधार पर होना चाहिए, भाषा को भी वो एक आधार माना। तो ये वर्णों की एकरूपता नहीं था, भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 ईस्वी, 1957, 1953, 1948। रिपोर्ट कब आया फजल अली का? 1956। तो उसी समय हुआ था 7वां संविधान संशोधन विधेयक के साथ। 7वां संविधान संशोधन आया था, उसी के बाद जो है ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पारित होने के बाद राज्य में कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश बने? ठीक है, 16 राज्य एवं 3 संघ शासित प्रदेश, 25 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश, 21 राज्य एवं 4 संघ शासित प्रदेश, 28 राज्य एवं 7 जो है संघ शासित प्रदेश। असल में इसमें ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पे होगा 14 राज्य 6 संघ शासित प्रदेश, यानी कि चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, हालांकि यहाँ होना था 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश, ये टाइप में मिस हुआ है। अगला सवाल, इनमें से किन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? यानी कि 4 है, इन चारों में से बताना है किन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। जिन्होंने 1 मार्च 1947 ईस्वी के बाद भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन कर पुनः भारत 4 वर्ष बाद लौट आया। वो व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत में अस्थायी तौर पर निवास कर रहा था। 19 जुलाई 1948 ईस्वी तक पाकिस्तान क्षेत्र का कोई व्यक्ति भारत आ गया था। विदेशी मूल का किसी व्यक्ति का बच्चा जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 को भारत राज्य में। देखिए आर्टिकल 7 क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान वाला क्षेत्र में गया था तो और वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यहाँ वही है, पाकिस्तान गया, अब वो लौट के भी आएगा तब भी नहीं माना जाएगा। उसको क्या होगा? आर्टिकल 6 का 3 के अनुसार रजिस्ट्रेशन करा के नागरिकता का आवेदन देना होगा, फिर सरकार तय करेगी नागरिकता को लेकर के। तो यानी कि इसका गलत कौन है? ए नंबर गलत है, बाकी सब सही है। जो भी 26 जनवरी 1950 को यहाँ निवास कर रहा था भारत का नागरिक था। यदि कोई 19 जुलाई 1948 तक जो है पाकिस्तान वाले क्षेत्र से भारत आ चुका था तो वो भी माना जाएगा आर्टिकल 6 के अनुसार। और विदेशी मूल का कोई व्यक्ति बच्चा जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ है उसको भी मिला, अगर उसका जन्म हुआ तो जन्म के आधार पर आर्टिकल 5 के आधार पर, यानी ए नंबर इसका गलत है।
इनमें से कौन सा कथन असत्य है? फिर 4 कथन है। भारत अगर अपने राज्य क्षेत्र में किसी का क्षेत्र का विलय करता है तो उस क्षेत्र के सभी निवासी भारत के नागरिक स्वतः हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अस्थायी तौर पर भारत में 5 साल से अधिक निवास करता है तो भारत का नागरिक स्वतः प्राप्त करने के योग्य होगा। यदि कोई अन्य देश का व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे अपने देश की नागरिकता छोड़नी होगी। वंश के आधार पर नागरिकता भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर है। ठीक है, तो अभी सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य। देखिए, भारत अगर किसी भी क्षेत्र को विलय करता है, किसी भी क्षेत्र को, जैसे आज नेपाल को कर लेता है, बलूचिस्तान को कर लेता है, किसी को भी, तो वहाँ का निवासी अपने आप क्या होगा? भारत का निवासी हो जाएगा, नागरिकता मिलेगा ही मिलेगा। कोई व्यक्ति अस्थायी तौर पे भारत में 5 साल से अधिक निवास करता तो भारत का नागरिक स्वतः प्राप्त करने का योग्य होगा। ये गलत है, उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आवेदन देगा, फिर सरकार तय करेगी। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट मिलेगा, तो यानी ये बी नंबर ही गलत है। ठीक है, और कोई अन्य देश का व्यक्ति भारत का नागरिकता प्राप्त करता तो अपने देश की नागरिकता छोड़ना होगा, बिल्कुल सही। वंश के आधार पर नागरिकता भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये हम लोगों का आज का सेट था। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन होने थे लेकिन यहाँ 48 ही है। ओके, तो शायद 48 ही होंगे। तो ये सेट हम लोगों का कंप्लीट है। फिर हम लोग नए क्लास में जो है फिर एक नए टेस्ट सेट का फिर प्रैक्टिस करेंगे। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। पहले वाले लेक्चर में हम लोग 25 तक किए थे और इसमें 48 तक किए हैं। अब हम लोग नए क्लास में फिर आगे का क्वेश्चन का अगला सेट का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जो स्टूडेंट टेस्ट देना चाहते हैं, इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वह गुरुमंत्रा.online एप्लीकेशन या वेबसाइट को सर्च करें और टेस्ट सीरीज में जाकर MCQ टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, PDF टेस्ट, जो टेस्ट देना चाहे दे सकते हैं। वेबसाइट से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की आपको वहीं पर मिलेंगे। तो क्लास जुड़ने के लिए सबको धन्यवाद। हम लोग फिर अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।